नमस्कार दोस्तों, कैसे आप सभी लोग। उम्मीद करता हूँ सभी लोग बढ़िया होंगे, फर्स्ट क्लास होंगे। तो देखो, आज का जो टॉपिक हमारे पास है वो है रेले जीन्स लॉ एंड विंड एनर्जी डिस्ट्रीब्यूशन लॉ, जो हम डेराइव करेंगे प्लैंक रेडिएशन लॉ से। तो हमने प्रीवियस क्लास में क्या पढ़ा था? हमने प्रीवियस क्लास में प्लैंक्स रेडिएशन लॉ पढ़ा था। और ये जो लॉ है ये पूरी तरीके से एक्सप्लेन करता है, किसको एक्सप्लेन करता है? ब्लैक बॉडी स्पेक्ट्रम को। जो ब्लैक बॉडी स्पेक्ट्रम है वो कंप्लीटली एक्सप्लेन करता है। कौन करता है कंप्लीटली एक्सप्लेन? प्लैंक्स रेडिएशन लॉ। और जो एक्सपेरिमेंटल डाटा है, एक्सपेरिमेंटल कर्व है हमारे पास, ठीक है ना, ये जो एक्सपेरिमेंटल कर्व है ये मैंने प्रीवियस क्लासेस में भी आपको बताया था, पढ़ाया था। तो ये जो एक्सपेरिमेंटल कर्व है ये पूरी तरीके से एक्सप्लेन करता है, ठीक है ना। अब हमने कल पढ़ा था उसका थोड़ा सा मैं आपको रिकैप दे देता हूँ। तो हमने पढ़ा था जो प्लैंक रेडिएशन लॉ है, स्पेक्ट्रल डेंसिटी के बारे में बताता है, जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन की होती है, ठीक है ना। समझ में, जो ब्लैक बॉडी इमिट करती है जब वो थर्मल इक्विलिब्रियम में होती है। तो फ्रीक्वेंसी की टर्म्स में हम ब्लैक बॉडी लॉ को, वो प्लैंक रेडिएशन लॉ को किस तरीके से लिखते हैं? इस फॉर्म में। तो ये हमारे पास क्या है? नंबर ऑफ ऑसिलेटर पर यूनिट वॉल्यूम, और ये क्या है? एवरेज एनर्जी ऑफ द ऑसिलेटर, ठीक है। और वेवलेंथ की टर्म्स में हम कैसे लिखते हैं? ये तो वेवलेंथ की टर्म्स में आपको ध्यान हो, ये तो हो गया हमारे पास नंबर ऑफ ऑसिलेटर पर यूनिट वॉल्यूम, ठीक है ना। और ये हमारे पास क्या है? ये है एवरेज एनर्जी। समझ में आई बात? ठीक है, कोई डाउट है? तो ये चीज़ हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, ठीक है ना। तो हमने आज क्या पढ़ना है, ध्यान से देखो। ये हमारे पास क्या है? स्पेक्ट्रल एनर्जी डेंसिटी। स्पेक्ट्रल एनर्जी डेंसिटी सभी जानते क्या होता है? एनर्जी डेंसिटी पर यूनिट फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी के टर्म्स में। और वेवलेंथ के टर्म्स में क्या होगा? एनर्जी डेंसिटी पर यूनिट वेवलेंथ। ये हमने किया है। अब हम क्या करेंगे? देखो, जैसे मैंने बताया ये पूरी तरीके से एक्सप्लेन करता है रेले जीन्स लॉ को और वेन्स लॉ को, ठीक है। तो हम अब एक्सप्लेन करेंगे रेले जीन्स लॉ, ठीक है ना। प्लैंक रेडिएशन लॉ से हम उसको एक्सप्लेन करेंगे, ठीक है ना। अब ध्यान से लिखें, ध्यान से देखना। देखो, फॉर लार्ज वेवलेंथ, है ना, क्योंकि रेले जीन्स लॉ क्या था, है ना, जब रेले ने अपना लॉ दिया था, ठीक है ना, फिट्स, है ना, इट फिट्स द कर्व, फिट्स द कर्व एट लार्ज वेवलेंथ पर ही तो रेले जीन्स लॉ फिट होता है हमारे पास ब्लैक बॉडी स्पेक्ट्रम में। तो हम अभी उस चीज़ को देखते हैं, हम ध्यान से देखना। तो लार्ज वेवलेंथ के लिए, अब जब हम वेवलेंथ लार्ज लेंगे तो ध्यान से देखो, जो HC/, में लैम्डा KBT है तो इसका वैल्यू क्या आएगा? कम, क्योंकि वेवलेंथ नीचे क्या है? ज़्यादा। अब यहाँ ध्यान से देखो, मैं वेवलेंथ की टर्म्स में लूँगा किसको? ब्लैक बॉडी रेडिएशन कर्व जो हमारे पास है ना, जो प्लैंक रेडिएशन लॉ है, प्लैंक रेडिएशन लॉ को वेवलेंथ की टर्म्स में लूँगा, ठीक है। तो लार्ज वेवलेंथ पर, तो जब वेवलेंथ लार्ज होगी तो यहाँ वेवलेंथ लार्ज लिखेंगे, तो ये जो पावर है ये टर्म क्या हो जाएगी? कम आएगी, क्योंकि वेवलेंथ क्या है? डिनोमिनेटर में है, ठीक है ना। समझ में आ गई बात? तो जो एक्सपोनेंशियल टर्म है उसको हम अप्रोक्सीमेट कर सकते हैं इस तरीके से। अभी आया कैसे? भी यहाँ ध्यान से देखो, मान लो मेरे पास EX⁻⁻1 यही तो है ना। इसको क्या मान लो आप? इसको ना आप x मान लो, इसको क्या मान लो? x मान लो, ठीक है। अब देखो ये ज़्यादा हो गया, क्योंकि वेवलेंथ हमने ध्यान से देखो, ये वेवलेंथ ज़्यादा ली है, तो वेवलेंथ जब ज़्यादा लेंगे तो ये पूरी टर्म क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। तो x का वैल्यू क्या हो गया? कम हो गया, ठीक है ना। अब इसको देखो, जब ये इसको मैं एक्सपेंड करूँगा तो बेसिकली एक्सपेंड कैसे करूँगा? e⁻x को क्या लिखूँगा? 1 + x² 2 फैक्टोरियल प्लस x³ 3 फैक्टोरियल, इस तरीके से तो जाएगा। e⁻x को एक्सप्लेन किया और ये -1 आ गया। समझ में आया? अब ये जो मेरे पास टर्म है ना बहुत कम है, ठीक है ना, ये 1 से कम है। अब देखो, जो टर्म 0 और 1 के बीच में होती है ना और कम है, और उसका देखो स्क्वायर और क्यूब भी हो रहा हो, और फिर x⁴ भी हो रहा है, तो वो और कम हो जाती है। जैसे 0.1 का आप क्यूब करो तो कितना आएगा? 0.001। तो छोटी सी टर्म का हमने क्यूब किया और छोटी हो गई, ठीक है। इसी तरीके से ये कम वैल्यूज आएंगी तो इनको हम क्या कर देंगे? नेगलेक्ट। तो हमारे पास 1 + x-1 बचेगा, -1 से ये कट जाएगा, x बचेगा। और x हमने क्या माना था? HC/, में लैम्डा KBT। समझ में आया? तो वही कहा गया है। तो जो e⁻HC/, में लैम्डा KBT है हमारे पास, ये आ जाएगा, ठीक है ना। 1 + x ही तो आएगा, ये 1 +
HC में लैम्डा KBT आ जाएगा जब ये वैल्यू बहुत कम होगी। ठीक है, तो जब यहाँ पर हम 1 + HC लैम्डा KBT लिखेंगे तो 1 से 1 कट जाएगा। ठीक है ना, तो हमारे पास प्लैंक लॉ में क्या बचेगा, HC में लैम्डा KBT और ये ऊपर चला जाएगा, एक लैम्डा से कट जाएगा, तो सिंपली मेरे पास ये बचा। समझ में आया? और यही तो रेले जीन्स लॉ था, समझ में आया? तो देखो प्लैंक रेडिएशन लॉ से हमने रेले जीन्स लॉ को क्या कर दिया, एक्सप्लेन कर दिया। तो यानी प्लैंक रेडिएशन लॉ लॉन्गर वेवलेंथ पर सेटिस्फाई कर रहा है। तो देखो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 8/4 लैम्डा 4 KBT, यही तो है। समझ में आ गई बात? तो ये है। फ्रीक्वेंसी की टर्म्स में भी हम निकाल सकते हैं, यदि हम फॉर्मूला जो है हमने यहाँ पर क्या फॉर्मूला लिया है, वेवलेंथ की टर्म्स में लिया है, तो फ्रीक्वेंसी की टर्म्स में भी आप प्रूव कर सकते हैं। ठीक है ना, तो लार्ज वेवलेंथ है तो रेले जीन्स लॉ में फ्रीक्वेंसी को क्या रखेंगे, कम रखेंगे। ठीक है, तो ये था। तो ये हमारे पास रेले जीन्स लॉ क्या हो गया, डेराइव हो गया, प्रूव हो गया। अब बात करें हम वेन्स एनर्जी डिस्ट्रीब्यूशन की, तो देखो ये एनर्जी डिस्ट्रीब्यूशन लॉ है ना। अब वेन्स लॉ क्या था, ये फिट्स द कर्व है ना, ये फिट करता है कर्व को कब, एट शॉर्ट वेवलेंथ। कब, एट शॉर्ट वेवलेंथ, या हम कह सकते हैं लार्ज फ्रीक्वेंसी पर, है ना। समझ में आए? तो हम तो सिर्फ अभी सिर्फ मैंने वेवलेंथ की टर्म्स में प्लैंक रेडिएशन लॉ को लिया है, तो हम उसी से एक्सप्लेन करेंगे। अब देखो हमारे पास 8π में लैम्डा की पावर, एक मिनट, ठीक है, तो ये तो है हमारे पास EHC में लैम्डा KT - K1, ये है ना, ये तो है प्लैंक लॉ हमारे पास। तो वेन्स डिस्ट्रीब्यूशन लॉ कब फिट होता है, शॉर्ट वेवलेंथ पर, जो तो स्मॉल वेवलेंथ पर, जब वेवलेंथ स्मॉल होगी तो वेवलेंथ यहाँ नीचे जब स्मॉल होगी और डिनोमिनेटर में लिखा है तो नीचे स्मॉल है, तो ये पूरी पावर क्या, पूरी वैल्यू क्या हो जाएगी, ज़्यादा। समझ में आया, क्या हो जाएगी पूरी की पूरी वैल्यू ज़्यादा। तो जो ये है ये बहुत ज़्यादा आएगा। ठीक है ना, समझ में आ गई बात। अब देखो तो एक्सपोनेंशियल की पावर यानी x माना मैं यदि इसको, तो ये बहुत ज़्यादा है, तो पावर में यदि वैल्यू बहुत ही ज़्यादा है तो ज़्यादा ही आएगी। मान लो कोई वैल्यू है उसकी पावर बहुत ज़्यादा है तो ये तो वैल्यू बहुत ज़्यादा आएगी। समझ में आया? तो ये वैल्यू क्या आएगी, पूरी की पूरी बहुत ज़्यादा आएगी। तो 1 को हम नेगलेक्ट कर देंगे, -1 उसमें से घटाएंगे तो कोई फ़र्क पड़ने वाला नहीं है, क्योंकि ये वैल्यू पूरी ही क्या आ रही है, बहुत ज़्यादा आ रही है। इसी वजह से ए की पावर HC लैम्डा KBT -1 क्या है, रफली कितना आ जाएगा, ये 1 क्या हो जाएगा, नेगलेक्ट हो जाएगा। समझ में आई बात? ठीक है, तो ये चीज़ है। तो इसीलिए तो डिनोमिनेटर में मेरे पास क्या बचेगा, है ना, तो डिनोमिनेटर में हमारे पास देखो क्या बचेगा, e की पावर HC में लैम्डा KT, ये ऊपर जाके माइनस में हो गया, देखो e की पावर -HC में लैम्डा KBT आ गया। तो ये वेवलेंथ की टर्म्स में हमारे पास क्या आ गया, वेन्स एनर्जी डिस्ट्रीब्यूशन लॉ है। ये क्या है, एनर्जी डिस्ट्रीब्यूशन लॉ है। अब एक और बात मैं आपको यहाँ पे बता देना चाहता हूँ, या ध्यान से देखना इस चीज़ को। एग्ज़ाम में देखो क्वेश्चन कैसे पूछेगा, एग्ज़ाम में आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि जो वेन्स लॉ है वो ये आपको देगा, कैसे देगा, ध्यान से देखो, C1 लैम्डा की पावर 5 C2 और ये हमारे पास आ जाएगा लैम्डा। ठीक है, और ये टेम्परेचर T। देखो ये लैम्डा और टेम्परेचर का फंक्शन है, तो क्वेश्चन कहेगा कि C1 की वैल्यू क्या है, तो हम यहाँ से C1 की वैल्यू बता सकते हैं। C1 की वैल्यू हमारे पास क्या है, 8πHC है ना, इससे कंपैरिजन कर लेंगे ना। और जो C2 हमारे पास है, C2 क्या है, HC में KB। ठीक है ना, समझ में आया? तो इससे कंपैरिजन करके हम निकाल सकते हैं। ये हमारे पास एनर्जी किसकी फॉर्म में है, वेवलेंथ की फॉर्म में। ठीक है, फ्रीक्वेंसी की फॉर्म में आप निकालोगे ना तो आप देखोगे ध्यान से कि ये μ³ होता है ना, यहाँ पे जैसे वेवलेंथ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल लैम्डा की पावर 5 है, तो फ्रीक्वेंसी के टर्म्स में μ³ आता है। तो वेवलेंथ फ्रीक्वेंसी के टर्म्स में आप इसको कर सकते हैं। ठीक है, नहीं होता है तो आप मुझे बताइए, मैं इस पर एक वीडियो बना दूंगा फ्रीक्वेंसी के टर्म्स में भी, नहीं तो बहुत आसान है फ्रीक्वेंसी के टर्म्स में भी रेले जीन्स लॉ और एनर्जी डिस्ट्रीब्यूशन लॉ को निकालना। ठीक है, तो ये था हमारा आज का लेक्चर। तो मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक पढ़ते रहिए। नमस्कार।